हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अड्डा में। आज आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूं दोस्तों लेके मैथ का दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं मेंसुरेशन से। और मेंसुरेशन के बाद हम दोस्तों एक पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को हर चैप्टर देंगे और ये वादा करते हैं कि आप लोगों को मैथ आएगा और ज़रूर आएगा, क्योंकि आप लोग अगर सीखना चाहेंगे तो मैथ ज़रूर आएगा। और हम इस तरह पढ़ाएंगे कि आप लोगों को मैथ आना चाहिए दोस्तों। जो दोस्तों को जिन्हें आता है उनकी तो बात ही अलग है, जिन्हें मैथ नहीं आता है उनको भी मैथ आएगा दोस्तों। अगर मैथ नहीं आएगा लास्ट में दोस्तों वीडियो देखने के बाद, तो फिर अगले बार आप फिर इस चैनल पर ना आइएगा दोस्तों। यह मेरा वादा है दोस्तों आप लोगों से। मैं शुरू करूंगा आज मेंसुरेशन से शुरू करूंगा दोस्तों। गणित क्या होती है दोस्तों? गणित एक लोग हवा बना के रखते हैं कि गणित इतनी कठिन है, गणित इतनी कठिन है, मैथ है। हाँ, मैथ है। मैथ दोस्तों बहुत नॉर्मल चीज़ होती है। मैथ दोस्तों हम लोग अपने जीवन में हर जगह प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कुछ भी देख लिए, कुछ खरीदने के, यार 2 रुपये का पैकेट पार्ले का खरीदने जाते हैं तब भी हम लोग गणित लगाते हैं। यार इसमें इतना क्वांटिटी में बेसन होगा, इतनी चीनी होगी, इतना इसमें मैदा मिलाया गया होगा दोस्तों, इसमें इसमें मिल्क कितना मिलाया होगा। मैथ एक जीवन में एकदम चलने वाला, मैथ से जीवन चल ही नहीं सकता। हम कहीं भी जाएंगे दोस्तों तो हमको मन में इतना कि यार ये इतना किलोमीटर हमको जाना है, इतने स्पीड से या इतने घंटे पहले निकलेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। बस दोस्तों मैथ यही है, गणित यही है। बस मैथ का क्या है कि थोड़ा सा दिमाग में चलाना पड़ता है, कि सोचना पड़ता है, और कुछ नहीं है मैथ दोस्तों। मैथ को हम लोग दोस्तों कह सकते हैं कि गणित किसे कहते हैं दोस्तों? तो गणित हम लोग दोस्तों कह सकते हैं कि गणित संख्याओं, चिन्हों या सिंबल का मार्क का एक खेल है। जहाँ पे चिन्ह संख्या हो वहाँ पे गणित होती है। गणित जैसे कि तीन क्या है दोस्तों? 3 एक अंक हो गया, यहाँ प्लस लगा दिए दोस्तों, यह मार्क हो गया या सिंबल हो गया। आगे दोस्तों हम 5 कर दिए। बस दोस्तों इसके बाद एक और सिंबल लगा देते हैं तो ये क्या हो गया दोस्तों? इसको हमको क्या करना है दोस्तों? ऐड करना है, हमको इसको जोड़ना है। 3 और 5 जोड़ने पर कितना आएगा ये अपने माइंड में सोचना है। हम क्या कर देते हैं, 3 उंगली इधर कर लेते हैं, 5 उंगली इधर कर लेते हैं, 5 को 3 ऐड कर देते हैं, कितना हो जाता है दोस्तों? 8 हो जाता है। बस यही क्या है दोस्तों, इसी को हम लोग मैथ बोलते हैं दोस्तों। तो मैथ एक नॉर्मल चीज़ है दोस्तों, घबराने की चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा धैर्य बना के इस पे टाइम देने की चीज़ है दोस्तों। तो हम लोग आते हैं दोस्तों मेंसुरेशन पे। यहाँ से हम लोग पहला चैप्टर शुरू करते हैं और पार्ट बाय पार्ट आप लोगों के सामने हम रोज उपस्थित रहेंगे मैथ लेके दोस्तों। मेंसुरेशन को हम लोग दोस्तों क्षेत्रमिति भी बोल सकते हैं। क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन इंग्लिश में लिखा हुआ। दोस्तों मेंसुरेशन किसे कहते हैं दोस्तों? बस ये सोच लीजिए, गणित में जहाँ पे किसी किसी वस्तु का लंबाई, चौड़ाई या उसका आयतन या उसका पृष्ठ तनाव निकालने के लिए दे दिया जाए, बस वहाँ पे जान लीजिए उसको मेंसुरेशन आ गया। मेंसुरेशन से जब किसी चीज़ की लंबाई या चौड़ाई आप लोगों से पूछ ले क्या मेंसुरेशन लंबाई चौड़ाई इसकी ज्ञात कीजिए, तो बस दोस्तों समझ लीजिए कि वहाँ मेंसुरेशन का पार्ट है। कहीं कोई बोल दिया आपको कि हमको मेंसुरेशन पढ़ रहे थे दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि क्या मेंसुरेशन में वो लड़का क्या पढ़ रहा था। हाँ दोस्तों, वो लंबाई चौड़ाई या उसका आयतन या पृष्ठ तनाव यही सब निकाल रहा होगा किसी वस्तु का दोस्तों। जैसे हम लोग खेत में जाते हैं, एक खेत हमारा है, कोई बोल दिया 20 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर लंबा है, तो आप लोगों को माइंड में आ जाना चाहिए कि कैसे निकलेगा। बस यह मेंसुरेशन से निकलेगा, यह मेंसुरेशन का पार्ट है। यहाँ से मेंसुरेशन से इसको मेंसुरेशन में हम मेंसुरेशन के गणित में पढ़ेंगे तो ये हमारा सवाल लग जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में हम बताएंगे, इसका क्षेत्रफल भी बताएंगे दोस्तों कैसे क्या होता है दोस्तों। मेंसुरेशन हम आयत से शुरू करेंगे। आयत पढ़ाएंगे, वर्ग पढ़ाएंगे, त्रिभुज पढ़ाएंगे, वृत्त पढ़ाएंगे, चतुर्भुज पढ़ाएंगे, समचतुर्भुज पढ़ाएंगे। इसके बाद ऐसे दोस्तों पहले खंड में होगा,
इसके बाद फिर आएगा दोस्तों दूसरे खंड में छिन्नक, षष्ठभुज, अष्टभुज, ये सब दोस्तों अगले में आएगा। बेलन, गोला, ये सब अलग आएगा। दोस्तों मेंसुरेशन का भी दो पार्ट होता है। जैसे मेंसुरेशन में जो हम लोग आकृति पढ़ते हैं वे दो आकृतियों में पढ़ते हैं, एक 2 डायमेंशन, एक 3 डायमेंशन, मतलब 2 बीमी और 3 बीमी। तो दोस्तों 2 बीमी में क्या होता है, 2 बीमी में हम लोग दोस्तों बस क्या करते हैं, आयतन तक ही सीमित, आयतन नहीं दोस्तों, क्षेत्रफल तक ही सीमित रहते हैं। और 3 डायमेंशन में दोस्तों हम उसका आयतन भी निकाल लेते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों कि 2 बीमी में दोस्तों लंबाई बस चौड़ाई का खेल होता है, और 3 बीमी में दोस्तों लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का तीनों का खेल होता है। मतलब कि 2 बीमी बीमी में दोस्तों क्या होता है, चौड़ाई होती है और लंबाई होती है दोस्तों। और 3 बीमी में दोस्तों क्या होता है, चौड़ाई होता है, लंबाई होता है और मोटाई भी होता है दोस्तों। बस यही मोटाई जब ऐड हो जाएगा दोस्तों तो यह त्रिविमी आकृति हो जाएगी। अगर मोटाई नहीं रहेगा दोस्तों, मोटाई अगर उसमें नहीं ज्ञात रहेगा या उस आकृति में मोटाई नहीं रहेगी दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 2 बीमी होगा। जैसे दोस्तों हमारे पास कोई पुस्तक है, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, ये दोस्तों हमारे पास एक रफ है। इस रफ में दोस्तों क्या होगा, इसको हमको कैसे पता चलेगा कि दोस्तों ये 2 बीमी या 3 बीमी है। यदि दोस्तों इसकी लंबाई, चौड़ाई निकालने के लिए कह दिया जाए दोस्तों तो यह 2 बीमी हो जाएगी। अगर इसको लंबाई है, लंबाई इधर है, चौड़ाई इधर है, इसकी मोटाई ये जितनी मोटी कितनी है इसको भी निकालने के लिए कह दिया जाएगा तो दोस्तों ये त्रिबीमी हो जाएगी। यही एक ही वस्तु है दोस्तों। देखिए इसमें त्रिबीमी भी हो सकती है कि इसकी ये मोटाई, इधर से मोटाई हो गई, इधर से चौड़ाई हो गई, इधर से लंबाई हो गई दोस्तों। इसको जब तीनों निकालने के लिए कह दिया जाए तो त्रिबीमी हो जाती है दोस्तों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को दोस्तों ये समझ में आ गया होगा तो त्रिबीमी क्या होता है और 2 बीमी क्या होता है दोस्तों। तो हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, आते हैं। आज हम पहला शुरू कर रहे हैं आयत। आयत में दोस्तों 2 फिगर बनाए हैं, एक इधर और एक इधर। इसको हम दोस्तों ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं दोस्तों। पहले हम लोग आयत में देखते हैं क्या क्या होता है। देखो दोस्तों आयत में कितनी भुजा है, एक भुजा से बना हुआ, 2 भुजा से बना हुआ। इसमें एक लंबाई हो गई, एक चौड़ाई हो गई, एक लंबाई हो गई, एक चौड़ाई हो गई दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। ये दोनों विकर्ण हो गए, इसको विकर्ण बोलते हैं। जैसे कि ये आकृति हम लोग दोस्तों बनाए, यहाँ बनाए हैं, ये बीच से खींच दिए, इसको विकर्ण बोल देंगे। इसको हम लोग लंबाई बोलते हैं, इसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। इसको विकर्ण बोलते हैं, इसको लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि आयत में क्या क्या बराबर होता है। तो दोस्तों इसके आमने और सामने की भुजा, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होती है। आयत की अगर कोई चीज़ आयताकार होगी तो उसको कन्फर्म है दोस्तों कि इसकी आमने और सामने की भुजा आपस में बराबर होगी। ए भुजा इसके बराबर होगी, ए भुजा इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों ए बी बराबर सी डी, मतलब ए बराबर है सी डी, मतलब इसके बराबर ए होगा। कन्फर्म होगा जब आयत होगा, जब क्वेश्चन में आयत दे देगा तो यह अपने आपस में हमेशा बराबर होगा। और इसके दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा देखते हैं दोस्तों। ए और सी, ए इतना और इतना आपस में बराबर होगा, मतलब इधर वाला इसके बराबर है, इधर वाला इसके बराबर है।
इधर वाला इसके बराबर, इधर वाला इसके बराबर, मतलब दोस्तों ए वाला इसके बराबर, ए वाला इसके बराबर होगा। इतना तो समझ में आया होगा दोस्तों आप लोगों को। जिसको नहीं आता था उसको भी इतना तो समझ में आ ही जाएगा ना कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये आयत है। आयत का कंडीशन ये होता है कि आयताकार अगर कोई वस्तु होगी तो उसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी दोस्तों। और उसके बाद आते हैं दोस्तों तीसरे पे। तीसरा क्या है, यहाँ दोस्तों ए बी बराबर बी सी, मतलब ए बी बराबर बी सी, बी और सी। यहाँ दोस्तों डी रहना चाहिए, मतलब ए बिगड़ दूसरे बिगड़ के बराबर होता है। एक कह रहा है दोस्तों आयत में कंडीशन होती है कि एक बिगड़ जो है यह दूसरे बिगड़ के भी बराबर होता है, मतलब ए बिगड़ दूसरे बिगड़ के बराबर होगा दोस्तों। और क्या कह रहा है दोस्तों, और एक कंडीशन में और होती है कि ए इतना हिस्सा इतने हिस्से के भी बराबर होता है दोस्तों, मतलब कि ए लंबाई जो है इसने एक लंबाई को से इसको हम एम मान लेते हैं दोस्तों, कि ए एम की लंबाई इसने इतना, मतलब इसका आधा एक पार्ट और इसका एक पार्ट आपस में बराबर होता है दोस्तों। तो यही लिखा गया कि बी एम बराबर बी सी, मतलब इतना बराबर इतना होता है। और ए एम बराबर एम डी, मतलब ए पार्ट इसके पार्ट के बराबर। और जो इसमें जो एंगल कोण बनता है, एंगल को हम दर्शाते किस तरह से दोस्तों, उसका सिंबल होता है ए, इसको हम एंगल बोलते हैं। ए यहाँ पे आपको चिन्ह मिले उसको आप समझ जाइए कि ये एंगल का चिन्ह है, इसको एंगल बोला जाता है या कोण बोला जाता है, हिंदी में कोण होता है, कोण को होता है। यह कोण जो दोस्तों है 90 डिग्री का नहीं होता, मतलब 90 डिग्री का नहीं होता। 90 डिग्री का मतलब कैसे होता है दोस्तों, किसे कोण कहते हैं, मतलब सीधा एक लाइन इधर से रहे, सीधा एक लाइन इधर फिट से सीधा सीधा खींचिए, मतलब दोनों तरफ जहाँ पे मिलेगा वहाँ 90 अंश कोण बनेगा। कोई इसमें झुकाव नहीं, मतलब टेढ़ा नहीं, टेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए। इधर से जो काटे ये जो कोण बनेगा दोस्तों यही 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो बन रहा है कोण यह 90 अंश का नहीं बनता है दोस्तों। हाँ, यहाँ ये कोण बनता है दोस्तों 90 अंश। यह कंडीशन होती है कि आयत का चारों कोण 90 अंश का होता है। इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आते हैं बी वाले चित्र पे दोस्तों। बी का कह रहा है दोस्तों, बी में जिसका जो सूत्र होता है जिसके मतलब हम लोग सवाल लगाया जाता है दोस्तों, ये सूत्र के माध्यम से हम लोग सवाल को लगाते हैं, इजी करते हैं। इसमें थोड़ी सी ये रटने वाली चीज़ है कि आप रट लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं, मतलब समझाएंगे और थोड़ा सा आप लोगों को जोर भी देना पड़ेगा, दिमाग में रखना भी पड़ेगा दोस्तों। इसमें को होता है परिमाप दोस्तों। परिमाप क्या होता है दोस्तों, परिमाप का मतलब होता है दोस्तों कि ये जो एक भुजा ये है, ये जो आकृति है हम बनाते हैं, इसकी एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चारों भुजा को हम जोड़ दें बस वही हमारा परिमाप हो गया। मतलब कि ये वाली भुजा निकाल लीजिए, ये वाली भुजा निकाल लीजिए, ये वाली भुजा निकाल के ये वाली भुजा निकाल के आपस में ऐड मतलब जोड़ दीजिए, बस यही परिमाप हो गया दोस्तों। परिमाप बराबर होता क्या, सूत्र क्या होता है दोस्तों, दो कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब दोस्तों ये कैसे सूत्र बना है, देखिए हम दोस्तों बनाते हैं बताते हैं। इसको लंबाई को हम मान लेते हैं ए और चौड़ाई को दोस्तों हम बी मान लेते हैं। लंबाई बराबर ए है, चौड़ाई बराबर बी, लंबाई बराबर ए, चौड़ाई बराबर बी। ठीक दोस्तों, अब हम एक चित्र ले लेते हैं, तो ये हम चित्र बना लिए दोस्तों। ठीक, अब इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, हम क्या करते हैं, कैसे आता है दोस्तों कि परिमाप कैसे निकालेंगे, नहीं आता हमको परिमाप का सूत्र है, सूत्र ही नहीं आता, छोड़ दीजिए सूत्र छोड़ दीजिए, नहीं आता कोई बात नहीं दोस्तों। अब यहाँ समझिए दोस्तों कैसे ना, इसको देखिए ए कह रहा है कि
आयत में ए बराबर ए होता, मतलब एक भुजा बराबर ए भुजा होती है। यहाँ पे बताया गया कि ए भुजा बराबर ए भुजा होती है दोस्तों। आप लोग याद है दोस्तों? तो ए बराबर ए मतलब एक और एक दोनों जोड़ लिए, एक बजा एक। अब ए अपन ए बार दो बार है, दो बार इसको भी जोड़ लेते हैं दोस्तों। बी और बी कितना हो गया? 2b हो गया दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, एक बी इसमें कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से एक बी कॉमन ले लेते हैं, एक बी इधर से और एक बी नहीं दोस्त, ऐसे कॉमन नहीं ले देंगे, यहाँ से देखो देखते हैं दोस्तों। मतलब क्या होता है, ए ए हो गया और इधर भी हो गया बी और बी, मतलब दो ए हो गया और दो बी हो गया दोस्तों। ठीक यही हो गया ना कि एक ए और एक बी, मतलब एक ए है एक ए, अगर ए लंबाई ए है तो ए भी लंबाई ए होगी, बी ए लंबाई है चौड़ाई है तो बी ए भी चौड़ाई होगी दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, ए एक बार है ए एक बार है बी एक बार है बी एक बार दोस्तों। अब क्या लिखते हैं, हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, दो बी हो गया मतलब दो आम हो गया, कुछ भी मान लेते हैं दोस्तों, लंबाई को कुछ भी मान लेते हैं, मतलब दो ए हो गया यहाँ, दो बी ई हो गया यहाँ। अब इसमें क्या हम लोग दो कॉमन ले लेते हैं, ए इधर बच जाएगा दोस्तों प्लस बी यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों। अब क्या दोस्तों, ए हमारा सूत्र हो गया। अब हम लोग ए को क्या माने हैं, लंबाई माने हैं, बी को क्या माने हैं, चौड़ाई माने हैं दोस्तों। देखो और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ए उतार लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यही सूत्र तो यहाँ लिखा गया है ना, इसी सूत्र को तो हम लोग यहाँ कंडीशन करते हैं। तो हमको सूत्र लगाने की क्या ज़रूरत है, नहीं आता है दोस्तों तो कोई बात नहीं है दोस्तों। जैसे कि हम इसको यहाँ पे हम कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे ये 3 हो गया दोस्तों और ये 5 हो गया दोस्तों। अब हमसे पूछ लिया इसका परिमाप क्या है दोस्तों, ये 5 लिखा हुआ है ये 3 लिखा हुआ है, इसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों। हमको नहीं पता कि सूत्र क्या होता है, हमको ये पता है कि इसको इस चारों भुजाओं को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा, मतलब चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमारा वह परिमाप निकल के सामने आ जाएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 को जोड़ देंगे, कै बार जोड़ेंगे 3, 2 बार जोड़ लेंगे, क्योंकि एक इतना लंबाई इसका भी इतनी लंबाई इसका, मतलब जब इसको हम फैलाएंगे तो जैसे कि हम फैला देते हैं खोल देते हैं चित्र, 3 यहाँ कर लेंगे फिर यहाँ से करेंगे फिर ये 5 आ जाएगा, 3 आ गया 5 आ गया, फिर ये लंबाई हो जाएगा फिर 3 आ जाएगा, फिर इसको खोलेंगे 5 आ जाएगा। तो 2 बार 3 आया 2 बार 5, तो हम इसको 3 को मतलब 2 बार जोड़ लेते हैं, फिर 5 को जोड़ लेते हैं 2 बार, कितना हो जाएगा 5 अब 5 10 6 16। अब यही हम लोग क्या करना ऐड, मतलब कि ये सूत्र से निकाल लेते हैं कि सूत्र से कैसे आएगा दोस्तों। अगर हमको पता कि हमको ये गलत लग रहा है तो सूत्र से सही कैसे आएगा, तो यही है ना दोस्तों, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो क्या करेंगे, 2 को यहाँ कर लेंगे, लंबाई कितना दिया है 3, चौड़ाई कितना दिया है 5, तीनों को जोड़ देंगे 5 3 8 हो जाता है, अब 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, मतलब दोनों दोस्तों बराबर है। तो बस हमको करना क्या है, मतलब आना चाहिए दोस्तों, कैसे भी आना चाहिए, पेपर में हल हो जाए, बस आपका कंडीशन आपकी जीत हुई दोस्तों। बस हमारा मकसद है कि आपको गणित आना चाहिए दोस्तों। कैसे आ रहा है दोस्तों ये आपको समझ लीजिए, सूत्र आए या ठेठ भाषा में आए लेकिन आपको आना चाहिए दोस्तों। विजय उसी की होती है जो पेपर में क्वेश्चन करके आता है, जिसकी नहीं विजय होती, जिसको आता तो सब है लेकिन क्वेश्चन ही नहीं कर पाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों हो गया आयत परिमाप का, आयत का परिमाप। अब आते हैं दोस्तों क्षेत्रफल के बारे में, जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। परिमाप तो समझ में आ गया कि इसकी चारों भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है, या यहाँ हम लिख भी देते हैं परिमाप बराबर 4
चारों भुजा का योग। चारों भुजा का योग ही परिमाप कहलाता है। आते हैं दोस्तों क्षेत्रफल पे। अब क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल मतलब जो होता है, जो हम लोग चित्र बनाते हैं ना, कोई अगर हम चित्र बना दिए, यह चित्र में जितनी अंदर जितना जमीन घेरा हुआ है, यहाँ हम घास लगा देते हैं, घास उगा देते हैं दोस्तों। मान लीजिए घास लगा हुआ अंदर, तो इसमें हम इधर से ईंटा से, मान लीजिए ईंट से हम लोग घेर देते हैं चारों तरफ से। अब जितनी ईंट के मतलब घेरे के अंदर में घास अंदर बंद हो गई, वही कितनी है उसका मतलब इकाई कितना है उसका, उसमें कितनी घासें हैं, उसी को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं दोस्तों। बस क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, सूत्र तो कहता है लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब सूत्र क्या कहता है कि आप लंबाई पता करिए, लंबाई पता करिए, चौड़ाई पता करिए। लंबाई को हम लोग दोस्तों एल से भी लिखते हैं, चौड़ाई को 20 लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चौड़ाई और लंबाई पता करिए, इसको आपस में गुणा करा दीजिए। क्या करिए, आपस में गुणा करा दीजिए, तो आपको क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा दोस्तों। क्षेत्रफल निकल के कैसे आ जाएगा दोस्तों? जैसे कि हम लोग कह दिए कि एक ये मैदान है, इसकी लंबाई 5 है और चौड़ाई इसकी 6 मान लेते हैं दोस्तों। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? क्षेत्रफल करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में गुणा कर देंगे, 5 गुणे 6। बस ये अब जो आएगा दोस्तों, गुणा करने पे आ रहा है 30 दोस्तों। 30 क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 30 हो जाएगा, क्षेत्रफल 30 हो जाएगा दोस्तों। इसको हम लिखते क्या है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा। जब इकाई का लिखा जाता है दोस्तों, तो परिमाप में दोस्तों सेम इकाई लिखी जाती है, लेकिन वो और क्षेत्रफल में दोस्तों वर्ग कर दिया जाता है। जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है दोस्तों। बस जैसे दोस्तों यहाँ दे दिया कि 5 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है दोस्तों। जब इसको आपस में गुणा कर देंगे, गुणा करने में क्या दोस्तों, आपस में एक घात वर्ग, जैसे कि ए गुणे ए, तो इसको हम गुणा कर देते ए स्क्वायर लिख देते हैं। इसी तरह इसको भी हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में गुणा करेंगे, तो यहाँ हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्यों नहीं होता है दोस्तों, घातें और जो दोस्तों हैं घात जो दोस्तों लंबाई और चौड़ाई में यहाँ पे गुणा हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऐड हो रहा था दोस्तों, तो इसलिए नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोग निकाले थे तो ऐड कर रहे थे कि 2 बार 200 2 बार 2, फिर इसको ऐड करके निकालते थे दोस्तों। तो यहाँ पे इकाई ही होगा, केवल सेंटीमीटर ही होगा, यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। इतना दोस्तों ध्यान में रखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा दोस्तों तो हम फिर से बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि दोस्तों कहाँ नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों। आते हैं दोस्तों विकर्ण पे। विकर्ण क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। विकर्ण को हमको बताना है दोस्तों, विकर्ण को हमें बताना है दोस्तों। विकर्ण में क्या मतलब दोस्तों, विकर्ण किसे कहते हैं, ये जो तिर्यक रेखा इस तरह खींची गई है, इसको बीचों बीच काटती है दोनों को, उसी को हम विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण को, ये विकर्ण इसके बराबर होता है दोस्तों। हम यहाँ तो आप लोगों को बताए हैं कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण के बराबर होता है। एक कंडीशन ये होती है दोस्तों कि ये बीच वाला जो यम है, यहाँ पे जो कोण बन एंगल बन रहा है दोस्तों, यह एंगल 90 अंश का नहीं होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि एंगल AMD नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है दोस्तों, तो यह इसका मतलब सिर्फ कहने का मतलब है कि 90 अंश का नहीं होता है, बस नॉट इक्वल टू उसका ज़्यादा ख्याल भी नहीं है। रखिए दोस्तों कि अब एक चिन्ह क्या बन गया, कैसे बन गया, उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। आपको मकसद है दोस्तों मैथ आनी चाहिए। अब मैथ कैसे आनी चाहिए, मतलब आपको पेपर में लगा के आना है, बस दोस्तों ये है। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं हम लोग विकर्ण पे। विकर्ण निकालने के लिए क्या किया जाता है, विकर्ण निकालने के लिए हम लोग दोस्तों वही पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है दोस्तों
हम लोग जो पढ़े हैं छो आठ 6 7 8 में दोस्तों कि कर्ण का स्क्वायर बराबर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर दो शेष अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है दोस्तों। कहने का मतलब क्या होता है कि एक हम इसको बना लेते हैं इन 90 डिग्री का एक कोण, इसको हम दोस्तों कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं नीचे वाली, और जो लंबवत भुजा होती है दोस्तों जिस पे खड़ी उसको लंब बोलते हैं। तो इसका कहने का क्या मतलब है दोस्तों, कहने का ये मतलब पाइथागोरस प्रमेय यही कहा था सीधी सीधी कि आप इसका स्क्वायर करिए, बराबर लगाइए, प्लस ऐड करिए, लंबाई का वर्ग करिए, प्लस आधार का वर्ग करिए। बस यही पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण के स्क्वायर के बराबर शेष दो भुजाएं, मतलब ये भुजाएं, ये भुजा प्लस ये भुजा बराबर, ये भुजा दोनों को जोड़ दीजिए, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, यही हमारा कर्ण के बराबर हो जाता है दोस्तों। तो हम लोग कहते कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये तो हम लोग का सूत्र यहाँ से पता चल गया, यही पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। इसको दोस्तों थोड़ा सा याद करिए, रीजनिंग में भी काम आता है कहीं कहीं लंबाई दूरी में। अभी क्या यहाँ पे हम लोग दोस्तों इसको आयत को खोल देते हैं, ये हमारा आयत है, आयत यहाँ से एक बिखर खींचते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं, मिटा दिए दोस्तों। तो क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया ना एक 90 डिग्री का कोण, 90 अंश का कोण बन गया दोस्तों ने। हमको तो दोस्तों क्या किया, हमको दिया है ना कि दो दोस्तों कि ए लंबाई ए दिया है, चौड़ाई दी दिया है, और क्या करना है, निकालना इसको, मतलब इसको विकर्ण को निकालना है दोस्तों यहाँ से। तो विकर्ण क्या हो गया, विकर्ण मतलब हो गया कि कर्ण, एक कर्ण हो गया है, इसको विकर्ण को कर्ण मान लेते हैं, लंबाई इधर हो गई और आधार ये हो गया और लंबाई दोस्तों ये हो गई। तो अब क्या करेंगे, अब हमको क्वेश्चन देगा विकर्ण कैसे निकालना है। तो विकर्ण को अगर पूछेगा दोस्तों, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। तो विकर्ण मतलब विकर्ण ए सी बराबर ए सी का स्क्वायर बराबर लंबाई बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बस यही हमको निकालना है। अगर सूत्र ना आए दोस्तों तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप अपने माइंड में सोचिएगा कि हम आधार को दो बार गुणा करेंगे, आधार को लंब को 2 बार गुणा करेंगे, फिर आपस में जोड़ देंगे उन दोनों को, निकल के जो आएगा दोस्तों वही क्या होगा, विकर्ण होगा दोस्तों। अब विकर्ण में दोस्तों ये अंडर रूट लगा, इससे भी घबराइएगा मत दोस्तों आप लोग, इससे घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अंडर रूट का मतलब होता है दोस्तों, ये एक चिन्ह है, इसको हम अंडर रूट बोलते हैं या करणी बोलते हैं, अंडर रूट या करणी बोलते हैं दोस्तों। करणी का मतलब होता है दोस्तों 1/2, इसका मान होता है 1/2। और इसको जब हम लोग लगाते हैं दोस्तों, जब हम इसको लगाते हैं कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन मान लेते हैं दोस्तों, इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं दोस्तों कि ए 3 है और ए 5 है, ये हमको कर्ण इसका निकालना है, ये यहाँ ए वाली भुजा निकालना है दोस्तों हमको। तो हमको क्या पता है कि कर्ण बराबर मतलब विकर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण कहिए या विकर्ण कहिए दोस्तों, यहाँ पे एक कर्ण का ही काम कर रहा है विकर्ण, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, विकर्ण का स्क्वायर नहीं मतलब दोस्तों विकर्ण का स्क्वायर कर लीजिए या इसी तरह कर लीजिए, फिर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो दोस्तों जब हम लोग इसको हटाते हैं यहाँ से, ये हटाते हैं यहाँ से, जो स्क्वायर हटाते हैं, तो ये हम लोग क्या करते हैं,
इधर इस तरह करली लगा देते हैं। करली लगाने के बाद ये उतार लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं दोस्तों चौड़ाई का वर्ग। अब यहाँ पे क्या दोस्तों दिया है, इसका मान यहाँ पर रख देते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर विकर्ण। अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको मतलब स्क्वायर का मतलब होता है कि मतलब यहाँ पे 2 लग गया दोस्तों, मतलब 3 है दोस्तों, 3 के ऊपर स्क्वायर लग गया तो मतलब होता है कि 3 का गुणा 2 बार, मतलब 3 का गुणा जितना बार लगेगा यहाँ पे उतना बार गुणा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं सर दोस्तों है। तो हम इसको गुणा कर लेते हैं, मतलब 3 गुणे 3 धन 5 गुणे 5, 3 गुणे 3 मतलब 9 और 5 गुणे 5 मतलब 25। इसको जोड़ लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 5 मतलब हो जाएगा 5 मतलब 34 हो जाएगा दोस्तों। अब 34 को दोस्तों हम लोग अंडर रूट में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि 34 का अगर यहाँ पे कोई ऐसी संख्या आ जाए जो वर्ग हो, जैसे कि यहाँ पे आ जाए 36 मतलब 6 का वर्ग हो दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं 36 को मतलब 6 में 2 बार 6 है, मतलब 36 का कै बार आया, कैसे आया दोस्तों कि 2 बार 6 का गुणा किए हमें 36 आ गया दोस्तों। तो वही है दोस्तों कि हमको 36 यहाँ से एक निकाल लेंगे, तो कैसे निकालते हैं दोस्तों ये भी पता कर लेते हैं। मतलब हम बताएं कि पहले ही आप लोगों को बताएं कि यहाँ पे करानिक मान 1/2 होता है, तो 36 है दोस्तों, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम 6 लिख सकते हैं। अब करणी का मान कितना है दोस्तों 1/2 है, और 36 को लिख कैसे सकते हैं 6 का स्क्वायर। अब दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे, एक 6 से एक हट देंगे तो 6 हमको प्राप्त हो जाएगा। वही स्क्वायर जो हम लोग करणी को हटाते हैं तो एक ही 6 इसीलिए लिखते हैं दोस्तों यहाँ इसके लिए, एक 6 बच रहा है दोस्तों इसीलिए। अब दोस्तों हमको लग रहा है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे प्रैक्टिस कराएंगे दोस्तों क्वेश्चनों पे, जो समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे एकदम से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो तो लंबी नहीं हो रही है, ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है इसलिए हम आप लोगों को यहीं पे आज इसको ख़त्म करते हैं। अगले बार जब मिलेंगे अगली क्लास में मैथ का लेके, तो दोस्तों वहाँ से हम लोगों को आयत के क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बताना चालू कर देंगे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।